Hello friends, myself Suhas Wankade. Here we discuss about in this video 7 days strategy to get good attempts। जी हाँ दोस्तों, आपको पता लग गया होगा कि आपका जो एमसीए सीईटी का जो डेट है वो आउट हो गया। 15 सितंबर को आपकी एग्जाम है। तो अब आपके पास सिर्फ 7 डेज बचे, यानी 1 वीक बचा है। तो मैं आपको 1 वीक के लिए एक मतलब थोड़ी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा कि आपके पास अगर 7 डेज अभी बाकी है, अगर आपने कुछ भी मतलब अभी भी कुछ नहीं किया प्रिपरेशन में, आपकी मतलब बहुत कमी है, या फिर किसी की हो गई होगी, या अब किसी ने स्टार्ट भी नहीं किया होगा, तो मैं आपको मेरे 7 डेज की स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 7 डेज की स्ट्रैटेजी में मैं आपको रीजनिंग के बारे में भी बताऊंगा, मैथमेटिक्स के बारे में भी बताऊंगा, और कंप्यूटर कंसेप्ट के बारे में और इंग्लिश के बारे में, चारों सेक्शन के बारे में बताऊंगा कि अभी आपके पास सिर्फ 7 डेज बाकी है। तो आपको मैथ के सेक्शन में क्या करना चाहिए पर्टिकुलर, और क्या इजी है और क्या गुड अटेम्प्ट कर सकते हो आप मैथ सेक्शन में, रीजनिंग में क्या गुड अटेम्प्ट है, इंग्लिश में क्या गुड अटेम्प्ट है, और कंप्यूटर अवेयरनेस में क्या गुड अटेम्प्ट है। तो चलिए शेयर बता देता हूँ मैं आपको। तो रीजनिंग में आपको गुड अटेम्प्ट, आपके पास अभी 7 डेज बाकी है, तो आपको रीजनिंग में कहाँ पे फोकस करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फोकस करना है दोस्तों कि जैसे कि आपको पता होगा कि पजल्स में आपको फोकस करना है, और पजल में तो फोकस करना ही है क्योंकि ज्यादा वेटेज जो है वो पजल पे ही है। लेकिन सिर्फ एक ही टाइप पे फोकस करो क्योंकि आपके पास अभी टाइम कम है। तो एक तो हो सकता है कि आपको एक फ्लोर पजल, आपको 101% फ्लोर पजल पे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आपके पास आपने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की है तो पजल का आप फ्लोर पजल का टाइप कर लो। आप आसानी से मतलब अगर पेपर में आ भी जाता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आपको फ्लोर पजल कर लेना है। और सेकंड अरेंजमेंट में क्या करना है, आपको एक सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपको 101% दिखेगा ही दिखेगा। और हो सकता है कि एक लाइन अरेंजमेंट का भी हो सकता है। तो आपको सर्कुलर अरेंजमेंट और लाइन अरेंजमेंट, ये सेटिंग अरेंजमेंट के लिए ये दो टाइप कर लेना है। पजल के लिए आपको क्या करना है, फ्लोर पजल करना है। ओके। और उसके बाद आता है दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद ब्लड रिलेशनशिप करना है। अगर तीनों तीनों कर लिए आपने, तीनों से मतलब तीनों टॉपिक कर लिए, सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, अपना पजल हो गया, और एक ब्लड रिलेशनशिप हो गया। तो इसके बेसिस पे आप जो डेटा सफिशियंसी आती है दोस्तों, डेटा सफिशियंसी हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो डेटा सफिशियंसी में क्या होता है कि अगर आपको अगर पजल आता है, आपको अगर सीटिंग अरेंजमेंट आती है, या आपको अगर ब्लड रिलेशनशिप आती है, तो आप इजीली डेटा सफिशियंसी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। डेटा सफिशियंसी में इसी के बेसिस पे होता है डेटा सफिशियंसी। मतलब आपको सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया जाएगा, या फिर पजल का क्वेश्चन दिया जाएगा, या फिर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया जाएगा, और पूछा जाएगा स्टेटमेंट के थ्रू कि जो गिवन डेटा है वो सफिशियंट है कि नहीं आंसर देने में। तो अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट या फिर हमारा ये पजल हो गया और ब्लड रिलेशनशिप हो गया, ये करते हो तो आप इजीली सिटिंग मतलब डेटा सफिशियंसी को भी कर सकते हो। ओके। तो ये हो गया रीजनिंग के लिए ये गुड अटेम्प्ट हो सकता है दोस्तों अभी 7 डेज के स्ट्रेटेजी के लिए। अब मैथमेटिक्स के लिए आपको क्या हो सकता है। तो जैसे कि मैथमेटिक्स, आप सबको पता है कि मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा हाई वेटेज है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, और सबसे इजी भी चैप्टर यही है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा गुड अटेम्प्ट हो सकता है। आपको प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स करना है दोस्तों 101% के लिए। उसके बाद आपको मेंसुरेशन करना है। और मेंसुरेशन कहाँ से करोगे आप, मेंसुरेशन दोस्तों आप 10th का बुक उठा लो, 10th का टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन उठा लो। वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि आपके पास बुक भी नहीं होगा तो shara.com पे जाओ, shara.com पे अवेलेबल है। तो मेंसुरेशन कहाँ से करना है दोस्तों, आपको मेंसुरेशन मैंने भी 10th बुक से ही किया था। 10th में मेंसुरेशन का एक चैप्टर है दोस्तों, 10th के मेंसुरेशन से ही 3 क्वेश्चन आए थे दोस्तों नेक्स्ट मतलब पास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर में, और तीनों क्वेश्चन 10th के टेक्स्ट बुक से ही थे दोस्तों। तो आपको मेंसुरेशन अभी भी, और बिल्कुल इजी चैप्टर है, हार्डली 3 एक्सरसाइज है, 3 एक प्रैक्टिस सेट से आपको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। वहां पे इजीली फार्मूले भी दिए है। तो आपको 10th के टेक्स्ट बुक से मेंसुरेशन को करना है दोस्तों। मैंने भी 10th के टेक्स्ट बुक से ही मतलब टेक्स्ट बुक से ही 10th के मेंसुरेशन को किया था, और मैंने आराम से 3 क्वेश्चन आए थे मेंसुरेशन के, तीनों के तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए थे दोस्तों पेपर में। देन आपको क्या, सेट थ्योरी एंड फंक्शन, अगर आप प्रोबेबिलिटी करते हो तो सेट थ्योरी एंड फंक्शन भी आपको इजी जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की कुछ फार्मूलाज है जो सेट थ्योरी एंड फंक्शन में काम आते हैं, और ये भी एक इजी चैप्टर है। तो ये आपके लिए गुड अटेम्प्ट हो सकता है। देन आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपको कहाँ से करनी है दोस्तों। मुझे पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कोनिक सेक्शन है वो थोड़ा हार्ड जाता है दोस्तों। तो कोनिक सेक्शन को आपको स्किप कर लेना है, क्योंकि अगर आप अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कोनिक सेक्शन को लेके बैठोगे तो हो सकता है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए, और आपको वो अच्छा मतलब आप उसमें अच्छा नहीं कर सकते।
तो लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको 10th का टेक्स्ट बुक उठा के देखो तो उनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का एक चैप्टर है, उसमें आपको देखने को मिलेगा डिस्टेंस फार्मूला। आपको डिस्टेंस फार्मूला अच्छे से कर लेना है दोस्तों। देन आपको डिस्टेंस फार्मूले के साथ सेक्शन फार्मूला अच्छे से कर लेना है, उनको उनको है। देन आपको मिड पॉइंट फार्मूला कर लेना है, देन आपको सेंट्रोइड फार्मूला करना है, और देन आपको स्लोप ऑफ अ लाइन। ये चारों के चारों फार्मूले वहाँ पे आपको 10 के टेक्स्ट बुक में मिलेंगे, और इसमें से 2 क्वेश्चन तो आराम से आएंगे, क्योंकि मुझे पता है आपको डिस्टेंस फार्मूला या फिर सेक्शन फार्मूले के रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा 101%, और एक आपको स्लोप ऑफ अ लाइन या फिर आपको सेंट्रोइड फार्मूले के बेसिस पे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आपको 11 के सॉरी आप अगर 12th का बुक देखते हो तो वहाँ पे पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है, तो वहाँ पे क्या करना है आपको सिर्फ सेपरेट मतलब जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन होती है, जो सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन देखना है और कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन देखना है। एक एक इक्वेशन भी देखते हो तो आप अच्छे से मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में बाकी कुछ नहीं देखना, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन और कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए आप कर सकते हो। देन आपको क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोस्टली तो पूछा गया था क्वेश्चन, तो वो था सर वो फार्मूला बेसिस पे ही पूछा गया था। तो आपको क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन भी करना है और फार्मूला मेथड भी करना है, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक मतलब फैक्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जा सकता है, किसी भी एक मेथड से पूछा जा सकता है। देन आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करना है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये कोऑर्डिनेट सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी आपको 10th के अलजेब्रा के बुक में ही मिलेगा दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा जो ये मैंने बता रहा हूँ ये मैथ का, वो ज्यादा से ज्यादा आपको स्टडी मटेरियल 10th के बुक से ही मिलेगा, और 10th के बेसिस के ही क्वेश्चन आते हैं, मुझे पता है 100%। तो आप 10th का टेक्स्ट बुक उठा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक चैप्टर अच्छे से कर लो, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट है वो कर सकते हो आप। देन अब हमको क्या करना है कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए आप क्या कर सकते हो दोस्तों, कंप्यूटर के लिए आपको क्या करना है, आप अभी बहुत कम टाइम बचा है तो आप कंप्यूटर में क्या देखो फोकस करो डेटा रिप्रेजेंटेशन में। डेटा रिप्रेजेंटेशन में जैसे कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी है, वो कन्वर्सेशन होगा ना, वो कन्वर्सेशन बहुत इजी है। कन्वर्सेशन के बेसिस पे एक क्वेश्चन तो आपको 100% पूछा जाएगा, और उसमें से डेटा रिप्रेजेंटेशन करना है आपको, वो इजी है इसलिए, और आपको आसानी से एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देन आपको या इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको बाइनरी अरिथमेटिक करना है। बाइनरी अरिथमेटिक बहुत सिंपल है, बाइनरी अरिथमेटिक करना है। देन आपको कंप्यूटर कंसेप्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड मतलब याद रखना होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को लर्न कर लो। ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ आपको अगर आप बैच ऑपरेटिंग सिस्टम करते हो और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम करते हो तो भी हो जाता है, दोनों में से किसी पे भी एक क्वेश्चन तो 100% पूछा जाएगा दोस्तों, मुझे पता है। देन आपको क्या करना है दोस्तों कंप्यूटर बेसिक्स। कंप्यूटर बेसिक्स में आपको क्या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और सीपीयू की जो ब्लॉक डायग्राम है उसे पढ़ लेना है दोस्तों। देन आपको कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ना है। कंप्यूटर जैसे कि टाइप्स ऑफ रैम, टाइप्स ऑफ रोम के बारे में पढ़ लेना है, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। देन आपको इंग्लिश में क्या करना है दोस्तों, इंग्लिश में आपको जैसे कि आप सिनोनिम है, एंटोनिम है और इरेर डिटेक्शन भी होता है, वो आप अभी पढ़ोगे तो आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, क्योंकि उसको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। तो इसलिए आपको इंग्लिश में अभी आपके पास टाइम कम बचा है तो आप कॉम्प्रेशन कर लो, रीडिंग कॉम्प्रेशन कर लो, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रेशन आप कितना भी पढ़ो, रीडिंग कॉम्प्रेशन कुछ भी आ सकता है। रीडिंग कॉम्प्रेशन आपके खुद के बेसिस पे ही सॉल्व करना होता है। तो रीडिंग कॉम्प्रेशन आप चाहे प्रैक्टिस करो चाहे ना करो, आपको रीडिंग कॉम्प्रेशन आता ही है, क्योंकि आपने 10 से पढ़ा हुआ है कि आपको रीडिंग कॉम्प्रेशन आ जाएगा। देन आपको अरेंजमेंट करना है, जैसे कि मतलब अरेंजमेंट का एक सेंटेंस पे होता है, बेसिस ऑफ सेंटेंस भी होता है या बेसिस ऑफ पैसेज भी होता है। तो अरेंजमेंट आपको ABCD नाम के ऐसे चारों स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उस स्टेटमेंट का आपको पर्टिकुलर ग्रामेटिकली मतलब उसे अरेंज करना है। तो ये अरेंजमेंट के जो होते हैं वो दोस्तों अरेंजमेंट पे आपको 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, मतलब आप 6 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हो। देन कॉम्प्रेशन 10 मार्क्स का होता है दोस्तों। कॉम्प्रेशन पे 5 क्वेश्चन होते हैं, अरेंजमेंट पे 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं। अगर इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से 10 मार्क्स गेन कर सकते हो, यहाँ से आप 5 मार्क्स गेन कर सकते हो। मतलब इंग्लिश में अगर आप कॉम्प्रेशन या अरेंजमेंट भी किए आपने तो 50 मार्क्स आप आराम से गेन कर सकते हो। तो ये मेरी 7 डेज की स्ट्रैटेजी है। होप कि आपको ये 7 डेज की स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी। अगर एक 7 डेज की स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कर दो दोस्तों, क्योंकि अभी बहुत कम 7 डेज ही बचे, तो आपको स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रेटेजी समझना। तो होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चैनल को वे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।